हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये टॉप 10 क्वेश्चंस है और टॉप 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन रखे हैं उसके हर एक ऑप्शन के लाइक जितने भी ऑप्शन होते हैं 1 से लेकर 4 तक सबके डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो मैं आप अपना छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और ये मैं बता दूँ, ये हिंदी की क्लास है, यूजीसी नेट जेआरएफ फॉर हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट, नॉट इन हिंदी। हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। मेरा नाम काजल है, मैंने खुद 2 बार नेट और 1 बार जेआरएफ कर रखा है। तो मेरे मेरी जितने भी तैयारी में प्रॉब्लम्स आई थी और जो भी दिक्कतें आई थी, वो सब शेयर करने के लिए और क्या-क्या दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आपको ना हो, इसी के लिए मैं ये क्लास ले रही हूँ और ये बता रही हूँ। और पैटर्न्स वगैरह कैसे चेंज हुए हैं, वही सब आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट टॉपिक्स हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है? तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर से आएगा वो हर बच्चा क्लिक करके आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो बिना देर करे हुए हम हमारे उस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं को सही सही अनुक्रम में लगाइए। सही अनुक्रम क्या होगा? काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, धवन्यालोक, साहित्य दर्पण। बी, धवन्यालोक, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण। सी, नाट्यशास्त्र, धवन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। डी, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, धवन्यालोक, साहित्य दर्पण। आप इसका आंसर बताइए, फिर हम आगे चल के आंसर देखते हैं, ठीक है? ये बहुत ईज़ी है, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आएगा नाट्यशास्त्र, भरत मुनि जी का है। काव्य अलंकार, फिर धवन्यालोक को लास्ट में, सबसे लास्ट में साहित्य दर्पण है, तो इसका डी ठीक आंसर हो जाएगा। हम आंसर भी देख लेते हैं। वैसे भी 2 में ही था, देखिए, नाट्यशास्त्र पर काव्य अलंकार पहले का है ना कि बाद का, तो सबसे पीछे नहीं आ सकता। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि जी का, काव्य अलंकार आचार्य भामा का, धवन्यालोक आनंदवर्धन का और साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा, बी प्रभा खेतान, सी अनामिका, डी मैत्रेय पुष्पा। ये आपको बताना है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग-बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह स्त्री को पालता है और पशुपालित पशु-पक्षियों के समान वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। ये किसका कथन है? तो पहली बात तो ये कथन है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। या आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे, उसके आगे एक कवि का नाम लिखा होगा कि ये मतलब इनका कथन था और आपको चूज़ करना होगा एबीसीडी में से कि सही है कि गलत है, और आपको जब पता होगा तो ही आप चूज़ कर सकते हैं और आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए किसका है। इस तरीके के देखिए कथन जो है वो महादेवी वर्मा जी ही कहती है। ये इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा जी है, बट आपको पता भी होना चाहिए। यह कथन महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का जन्म, इनका जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में रचनाओं में लगी हुई है महादेवी वर्मा जी। इनकी कविताएँ हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? महादेवी वर्मा जी का जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 2-3 बार से जन्म वगैरह कवियों का पूछ रहे हैं। तो आपको सीरीज़ में भी लगा के रखना है कि पहले इनका जन्म हुआ, जैसे कविता, जितने भी कविता में
जो हमारे यूनिट है, यूनिट 5 उसमें जितने भी कवि हैं, पहले से बात की तरफ में आप लगा के रखिए तो आपको ईज़ी रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? को आधुनिक युग से मीरा और हिंदी साहित्य की वीणा पानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वे बौद्ध दर्शन से प्रभावित एक रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है। किससे प्रभावित थी? बौद्ध दर्शन से, क्योंकि ये भी आता है, वो कौन-सा कवि किस दर्शन से प्रभावित था, जो मतलब जो कवि है प्रभावित, उन्हीं का आता है, सबका नहीं आता। एक रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है, उनके सबसे प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। मुख्य रचनाएँ रेखाचित्र अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखा है 1943, संस्मरण पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, यह पुस्तक पशु पक्षियों पर आधारित। कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? उनकी है, नहीं है नहीं है, उनकी है। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, अनुप्रास, विनोद, रस सागर। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। कौन-कौन सी उनकी है? ए और सी, ए के हिसाब से ए और सी उनकी है, बी के हिसाब से ए, बी, सी उनकी है और डी के हिसाब से सी और डी उनकी है। थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया ये। आप आंसर दीजिए और ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा होल्ड करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है? आई होप ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी था, क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी था तो आपने आंसर कर दिया होगा। तो रसिक प्रिया और विज्ञान गीता उनकी 2 है, इस हिसाब से ए सही हो जाएगा। हम आंसर देख लेते हैं। रसिक प्रिया और विज्ञान गीता दोनों केशव दास की रचनाएँ हैं। केशव दास की अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ वो भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कवि प्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता ही होनी चाहिए आपको, ठीक है? रामचंद्रिका, रत्नावली, विज्ञान गीता, जागीर रस चंद्रिका और वीर सिंह देवचरित, ये सारी इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि इनके आइडिया तो होना ही चाहिए कम से कम। आगे बढ़ते हैं। केशव दास एक अलंकारवादी राम भक्त कवि थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अलंकारवादी थे, ये स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है, आएगा नहीं, ये पूछा जा चुका है। पिछले पेपर्स में केशव दास एक अलंकारवादी कवि थे। ये सही और गलत चूज़ करने में आया था। इन केशव दास जी के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट दी थी और उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी थी और उसमें शायद लिखा था कि कृष्ण भक्त कवि है, तो वो ऑप्शन गलत था। उनकी भाषा कठिन और अलंकारों से भरी हुई होने के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास जी को कहा जाता है और ये भी स्टेटमेंट में था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी जो भाषाएँ हैं वो कठिन अलंकारों से भरी हुई है। शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है, तो शुक्ल जी का आपको पता ही होना चाहिए कि शुक्ल जी ने क्या बोला है और कथन क्या है। प्रबंध रचना के लिए ना तो उनमें शक्ति थी, ना अनुभव। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के कवि थे। ये किसका है? केशव जी के बारे में शुक्ल जी का कथन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होना ही होना चाहिए, पूछ सकते हैं। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना के का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन। आप आंसर दीजिए, काफी इजी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो नामवर सिंह जी का निबंध है ना, सौंदर्य संस्कृति और सौंदर्य, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, उस निबंध में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल के बारे में बात की गई है ना, उसके बारे में पूछा गया है कि
रचना का उद्देश्य अशोक के फूल का क्या था? आप संस्कृति और सौंदर्य देखकर ये संस्कृति और सौंदर्य की तरफ मत चले जाइएगा कि प्राकृतिक वर्णन है, संस्कृति और सौंदर्य का और ये नहीं, अशोक के फूल का था आर्य संस्कृति की शुद्धता पर अहंकार और चोट। इसका आंसर नंबर सी सही है। नामवर सिंह ने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता में मिथक अलंकारों पर चोट करना बताया। नामवर सिंह की प्रमुख निबंध कृतियां कलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध और कृतियां अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना। अशोक के फूल और कल्पलता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1948 और 1951। विचार और विरासत, विचार प्रवाह, कुटेज, कुटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964। साहित्य सहचर और आलोक पर्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वर्णन उन्होंने उसमें करा है, संस्कृति और सौंदर्य में। देश के फूल, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, एक मिनट सॉरी, मध्यकालीन धर्म साधना। काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बोए गए, वसंत आ गया, अवतारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? केशवदास बिहारी मतीराम घनानंद, बी बिहारी केशवदास घनानंद मतीराम, सी केशवदास मतीराम घनानंद बिहारी, डी घनानंद बिहारी केशवदास और मतीराम। आंसर बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इजी है। देखो ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले केशवदास जी आएंगे तो केशवदास जी जो दो में है, ए में और सी में, पर आप पीछे देखो तो इसमें बिहारी है, जबकि बिहारी पहले क्या, सबसे लास्ट के घनानंद होने चाहिए, सबसे बाद के, तो ए ठीक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। रचना और रचनाकार, केशवदास 1555, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबका जन्म, ठीक है, कि किस रचनाकालीन का क्या था, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। बिहारी 1595, मतीराम 1604, घनानंद 1673। अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी इनके जन्म काल में इतना अंतर है कि आप अंदाजा तो लगा ही सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ये पहले आ रखा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे उपन्यास झूठा सच जो हमारे उसमें लगा हुआ है सिलेबस में, उससे है, ठीक है, यशपाल जी का जो उपन्यास लगा हुआ है। तो इसका आंसर बताइए किस पार्टी से था? उसमें दौलत राम आजाद का पूछा, उसमें और भी बाकी सदस्य थे, उनका भी आपको पता होना चाहिए। जब एक का पूछा जा चुका है तो औरों का भी आ सकता है। वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, ठीक है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य दिखाए गए हैं। प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा के हिंदी उपन्यासकारों में सबसे प्रमुख नाम यशपाल का माना जाता है, ठीक है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड और मनुष्य के रूप, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखनी है आपको। दादा कॉमरेड 1941, ओ, ओ, देशद्रोही 43, दिव्या 45, पार्टी कॉमरेड 46, मनुष्य गिरोह 49। अमिता झूठा सच तो याद रखनी है, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। 1958, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, तेरी मेरी उसकी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ये शुक्ल के हिसाब से बताना है।
सर्वमान्य ने पंत को, प्रसाद को, निराला को या महादेवी वर्मा को? किस छायावादी कवि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने माना है महादेवी वर्मा जी को। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो वो देख लेते हैं आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि महादेवी वर्मा रहस्यवाद के असली अर्थ में छायावादी कवियों में सबसे प्रमुख हैं। उन्होंने आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा अभी पीछे भी आया था, ठीक है। हिंदी में छायावाद के पहले प्रवक्ता मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। छायावाद के प्रवक्ता पहले कौन से, ये भी पता होना चाहिए। कभी आप महादेवी वर्मा जी के बारे में सोच के उन्हीं को लगाए हो। छायावाद के 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये ज़रूर से पता होना चाहिए कि छायावाद के 4 स्तंभ किसे कहा जाता है। तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। मैं बकता नहीं हूँ, कविता इजाद करता हूँ, गाली। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं कविता पेट से सुनी जाती है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मेरे एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। वन धूमिल, सेकंड श्रीकांत वर्मा, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। ए के हिसाब से ए का 5 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। बी के हिसाब से ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। सी के हिसाब से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। डी के हिसाब से ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा। आप आंसर दीजिए, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप इस ये वाले ना, मैं पकता नहीं हूँ, कविता इजाद कर, तो आप इससे ही नहीं लगा सकते थे। ये हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। 1 मिनट। देखिए, आप इससे लगा सकते थे, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, डी का 3 एक ही में, सी तो वही राइट हो जाएगा। इसका आगे आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम मैच कर लेते हैं। मैं बकता नहीं हूँ, कविता इजाद करता हूँ, श्रीकांत जी का। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं पेट से सुनी जाती है, धूमिल जी का। ऐसी इतने ज्यादा गंगोर कविता वही लिख सकते हैं। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी कविता रची, रघुवीर सहाय जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की महत्वपूर्ण पंक्तियां। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते, कविताएं पेट से सुनी जाती है। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है, भूख से रियासतें हुई, हथेली का नाम दया है। हाँ हाँ, मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा का स्वदेश। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण कविता है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो और हारे हैं। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण कविताएं, महत्वपूर्ण पंक्तियां। राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा उतना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। शमशेर बहादुर से, चुका भी हूँ मैं नहीं, कहा क्या मैंने प्रेम अभी, एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, बात बोलेगी हम भेद खोलेंगी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी बात बोलेगी और भेद और ये चुका भी नहीं हूँ मैं। ये पंक्ति और वो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? द्रौपदी, रति का कंगन, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, बी आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, रति का कंगन, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, आठवां सर्ग और रति का कंगन। बताइए कौन सा होगा? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, उसके लिए प्लीज सॉरी। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले द्रौपदी, आठवां आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन। इसके आगे मैंने इसकी वो भी लिखी हुई है, देखिए। द्रौपदी जो है वो 1972 की है, ठीक है, जो सबसे पहले आएगी। आठवां सर्ग 76 की और शकुंतला की अंगूठी 790 की, ठीक है, 1990 की है। और रति का कंगन तिथि नहीं है इसके बारे में, बट ये सबसे लास्ट में लिखी गई है। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी, सेतुबंधु, नायक खलनायक विदूषक, द्रौपदी 72, सेतुबंधु 72, नायक खलनायक विदूषक 72 और सूर्य के अंतिम किरण से पहली किरण तक 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं। आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 78, एक दूनी एक 87, शकुंतला की अंगूठी 90, कैद हयात 93। सबसे लास्ट वाली जरूर याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आपको सारे अनुच्छेद पता होने चाहिए। सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व, सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व किसमें है? ये बताना है आपको, ठीक है। तो प्रचार प्रसार और वहन, ये 51 में है, सबसे लास्ट वाले में ये आगे रखा हुआ है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और संवर्धन के लिए निर्देश दिया गया है। संविधान के अनुसार हिंदी पर भारत की सामाजिक संयुक्त संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इसी अनुच्छेद में निर्धारित है। जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसी में है। और 343 सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से चालू होते हैं, 343 से 351 तक। संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी हिंदी होगी। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकारी विधायी कार्यों में उपयोग होने वाली भाषा के नियम बताता है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित विशेष विधियां बनाने के लिए विशेष प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट वाला ये है और 346 वाला पत्राचार का है। और हिंदी और देवनागरी राजभाषा, देवनागरी और हिंदी होगी, ये 343 में है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल और सुझाव दोनों कैसे और अच्छी हो सकती है। और इसको यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि किस तरीके से आजकल पैटर्न बदल रहा है और कैसे हमें तैयारी करनी है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com ये हमारा जीमेल एड्रेस है। और यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान -2025 ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप। तो आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। नमस्ते, बाय।